नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में झूला पुल दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल का दौरा कर इलाज करा रहे पीड़ितों का भी हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस भी बंधाया। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटनास्थल का जायजा लेने के लिए कुछ शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गए। उन्होंने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि रविवार को मच्छू नदी का पुल टूटने से इस दुर्घटना में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र पंचमहल के जम्बू घोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के नए परिसर को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास किया। वहीं गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की आधारशिला रखी, जिस पर 680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने 1800 से अधिक वेलनेस सेंटर आदिवासी क्षेत्रों में खोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है और उसका विकास आदिवासी युवाओं तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाडेक गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक एवं डांडियापुरा गांव में राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सच्चे सपूत और एक समाज सुधारक और गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करने वाले गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास बिना आदिवासियों के अधूरा है। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चारों राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की बात कही और विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में आज से 5 नवंबर तक चलने वाले 7वें भारत जल सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में जल को देव के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संकट वैश्वीकरण संकट है और किसी एक देश या समाज से नहीं सुलझेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए पानी की निरंतर उपलब्धता हमारे लिए एक बड़ा विषय है और इसका समाधान भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल है तो जीवन है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में विदेश मंत्री ने मध्य एशियाई राज्यों के देशों के हितों की केंद्रीयता पर निर्मित SCO क्षेत्र में बेहतर संपर्क की आवश्यकता को रेखांकित किया। रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नवनियुक्त रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने मंगलवार को रक्षा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले अरमाने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में आज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने EPFO कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने EPFO अंशधारकों की संख्या 6.5 करोड़ से 10 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में जबकि कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेसी नेताओं ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। 1 नवंबर की तारीख का भारत के इतिहास में बेहद अधिक महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला किया गया था। 1 नवंबर 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के 7 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। 7 भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य के रूप में 1956 में अस्तित्व में आए थे, जबकि हरियाणा 1966 और छत्तीसगढ़ 2000 में राज्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास की कामना की। गुजरात के मोरबी जिले में केबल ब्रिज गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मामले की जांच शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक न्यायिक आयोग के गठन का तुरंत निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब आगामी 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। लंबे समय से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए राहत की खबर है। 1 नवंबर यानी आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य एवं जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की मांग करने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के लिए उच्चतम न्यायालय से और समय देने की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वो शिवसेना से संबंधित विवादों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग दायर की गई याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। गुजरात में शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का आने का अनुमान है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पद्म भूषण टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जे ईरानी मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य एवं जेल मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर गंभीर आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हीं के साथ तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर जेल में सुरक्षा की मांग की है। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि जेल में उन्हें सत्येंद्र जैन द्वारा धमकाया जा रहा है और अब सुरक्षा के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। भाजपा के हिमाचल प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए अगले 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने आज दक्षिणी सेना के 50वें सेना कमांडर के रूप में कमान संभाली। पद ग्रहण करने पर उन्होंने वीर शहीदों को पुणे के युद्ध स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रवासी हिमाचली मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 444 और गुरुग्राम में 391 के आसपास दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सोमवार की शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोलापुर सड़क दुर्घटना पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा की। दिल्ली के नरेला में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया। मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज सुबह 8:43 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से जानमाल के नुकसान की या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए
डीडी न्यूज। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार देखते हैं खबरें फिर तेज अंदाज में। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश जारी है। चेन्नई सहित कई जिलों में बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश के कारण नागपट्टिनम और तिरुवरूर जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं। चेन्नई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वोत्तर मानसून के शुरुआत की घोषणा की थी। विभाग ने 4 नवंबर तक अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप के तहत रांची में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये काम समय पर पूरा हो, ये लक्ष्य है। इस पर पहले से अधिक तेजी से चल रहा है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो समस्या पैदा करती हैं, इसलिए नए स्वरूप से इसको बनाया गया है। पंजाब के लुधियाना में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में बड़ा हादसा हुआ। कंपनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस लीक होने की वजह से पास की होजरी फैक्ट्री में 5 मजदूर बेहोश हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की 10 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की, जिसे उसने अपने रिश्तेदारों और सहयोगी के नाम पर खरीदा था। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां राज्य परिवहन की बस में अचानक आग लग गई। जिस समय हादसा हुआ, बस में 42 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बाल बाल बच गए। तेलंगाना की नलगोंडा विधानसभा उपचुनाव के बीच टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसे लेकर दोनों दलों के नेताओं ने जमकर बवाल काटा। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स के थोक लेन देन में ही डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रिजर्व बैंक ने देश में 9 सरकारी और निजी बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, दूसरे कई क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने अक्टूबर में 1,51,718 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया, जो इस साल अप्रैल के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ों से जानकारी मिली, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 26,039 करोड़ रुपए रहा, तो वहीं राज्य जीएसटी 33,396 करोड़ रुपए रहा। दूसरी ओर एकीकृत जीएसटी 81,778 करोड़ रुपए और उपकर 10,505 करोड़ रुपए रहे, जो सार्वकालिक दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अप्रैल 2022 के बाद से अक्टूबर में घरेलू लेन देन के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन देखा गया है। लगातार 8 महीनों में जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.74 पर खुला और फिर बढ़कर 82.73 पर पहुंच गया। रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 8 पैसे की वृद्धि के साथ खुला। रुपया पिछले कारोबारी दिन यानी कल रुपया 34 पैसे गिरकर 82 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ था। यूपीआई से होने वाले लेन देन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब यूपीआई के माध्यम से होने वाला लेन देन अक्टूबर में 7.7% बढ़कर 730 करोड़ रुपए हो गया। अक्टूबर में जहां कुल 12.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था, वहीं सितंबर में 11.16 लाख करोड़ रुपए का 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा कि उसने नई आईटी नियमों 2021 का पालन करते हुए सितंबर महीने में भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है। ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बाल यौन शोषण, गैर सहमत से नग्नता और संबद्ध कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत में 52,141 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। एलन मस्क के ट्विटर के नए सीईओ बनने के बाद से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अब छटनी के लिए तैयार है।
घरेलू कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को अधिकतम गंतव्य के लिए सीधी उड़ान देने में आसानी प्रदान करने के लिए इंडिगो ने इंदौर चंडीगढ़ के बीच सीधी उड़ान शुरू की है। भारत में लगभग 40% भारतीय त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करते समय ठगे गए हैं। एक अध्ययन में ये जानकारी मिली है। दूरसंचार उपकरण निर्माता HFCL लिमिटेड ने कहा कि देश में 5G युग की शुरुआत के साथ उसे सरकार की प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत 652.79 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की मंजूरी मिली है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रेलिगेयर इंटरप्राइजेस की सहायक रेलिगेयर फिनवेस्ट के धन के दुरुपयोग के मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग समेत 52 इकाइयों पर कुल 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा सोमवार को पारित एक आदेश के अनुसार इन कंपनियों को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 374 अंकों की बढ़त के साथ 61,121 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 133 अंकों की बढ़त के साथ 18,145.40 पर बंद हुआ। बर्लिन और पश्चिमी देशों पर राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए मंगलवार को तेहरान में जर्मन दूतावास के बाहर लगभग 300 प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अशांति फैलाने के लिए विदेशी देशों को दोषी ठहराया और फिर इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। 22 अक्टूबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान में मानवाधिकारों के हनन की निंदा करते हुए लगभग 80,000 लोगों ने एकजुटता का स्वतंत्र रैली का आयोजन किया। ईरान में हालिया विरोध 1979 के बाद के इस्लामी क्रांति के बाद से तेहरान के नेतृत्व में सबसे गंभीर संकटों में से एक बन गई है। ईरान विकास में बाधा के लिए विदेशी ताकतों को दोषी ठहराता है। इजराइल में 4 साल से भी कम अंतराल पर 5वीं बार आम चुनाव हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं। इजराइल में कायम राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए मंगलवार को आम चुनाव का लिए मतदान शुरू हुआ। मतदान रात 10 बजे तक चलेगा और आधिकारिक परिणाम बुधवार तक आने की उम्मीद है। ICC T20 विश्व कप में बुधवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। भारत बांग्लादेश मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और हम अपनी क्षमता के साथ मैदान पर उतरेंगे। खराब दौर से गुजर रहे भारत के सलामी बल्लेबाज KL राहुल की फॉर्म को लेकर द्रविड़ ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वे एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं और जल्द ही अपनी लय में नजर आएंगे। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने मैच से पहले कहा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ खेलेंगे और भारत को हराकर इस विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर करेंगे। बुधवार को विश्व कप के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना नीदरलैंड से होगा। नीदरलैंड पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया है, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। T20 विश्व कप में आज श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। हार के साथ अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं समाप्त हो गई। T20 विश्व कप के आज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हरा दिया। जीत के साथ इंग्लिश टीम की सेमीफाइनल के लिए दावेदारी मजबूत हो गई है। चैंपियंस लीग में आज देर रात हुए ग्रुप ए के 2 शीर्ष टीमें इटालियन क्लब नेपोली का सामना इंग्लिश क्लब लिवरपूल से होगा। दोनों ही टीमें पहले ही नॉकआउट दौर में स्थान बना चुकी हैं। नॉकआउट दौर में पहले ही स्थान न बना पाने वाली बार्सिलोना का सामना विक्टोरिया प्लाजेन से होगा। ऐसे में टीम इस मुकाबले में अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। ग्रुप सी में शीर्ष पर चल रही जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख का सामना दूसरे स्थान पर मौजूद इंटर मिलान से होगा। दोनों ही टीमों ने पहले नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप से पहले गत विजेता फ्रांस को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार मिडफील्डर पॉल पोग्बा चोट की वजह से विश्व कप से बाहर हो गए। भारोत्तोलक खिलाड़ी योगिता खेडकर ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। योगिता ने जूनियर महिला कैटेगरी में 87 किलोग्राम भार वर्ग में 183 किलोग्राम भार उठाकर खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता में कीर्तिमान बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मधुर भंडारकर एक और फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। इस बार ये फिल्म इंडिया लॉकडाउन होगी। इंडिया लॉकडाउन कोविड पर भारत की पहली फीचर फिल्म होगी। 14 अक्टूबर को रिलीज हुई कन्नड़ राज्य से आई फिल्म कांतारा का हिंदी बेल्ट में जलवा अभी भी बरकरार है। निर्देशक संजीव रेड्डी की आगामी वेब सीरीज आहा ना पेल्लांता निर्माताओं ने
तेलुगु कॉमेडी का टीजर जारी किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।